देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष एसडी शर्मा का जन्म 4 जुलाई 1949 को हुआ। शुरुआती पढ़ाई करौली के दौरावली गांव में हुई। मिडिल क्लास तक खेड़ला बड़ा गांव में पढ़ाई की और भरतपुर के मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल से 11वीं पास की। इसके बाद 1970 में अजमेर पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। 9 मार्च 2015 को राजस्थान देवस्थान प्रन्यास मंडल के चेयरमैन बने। शर्मा राजस्थान ब्राह्मण सभा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। बाहर बस चुके राजस्थान मूल के लोगों से हमेशा जुड़े रहे। यही वजह है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में उन्हें प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी। किशोर अवस्था में ही पिता का साया सिर से उठ गया, तो शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा। शर्मा जी सेल्फ मेड मैन के तौर पर जाने जाते हैं। लंबे अरसे तक कालिंदी रेल कंपनी के निदेशक मंडल में रहे। इस कंपनी ने दिल्ली मेट्रो और जयपुर मेट्रो के लिए काम किया। 2008 में एसडी शर्मा कालिंदी रेल निर्माण से अलग हुए और शिवकृति इंटरनेशनल कंपनी बनाई। एसडी शर्मा के पास कोई सियासी विरासत नहीं। नमस्कार, जी राजस्थान न्यूज के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। आज जिस चेहरे से हम मुलाकात कर रहे हैं वो हैं राजस्थान देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष पंडित एसडी शर्मा साहब। शर्मा साहब, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो आप तो मंदिर वालों की सरकार हो, तो आपके बोर्ड की बड़ी अहमियत होती है। क्या कर पाए और क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, राजस्थान प्रन्यास बोर्ड देवस्थान बोर्ड जो है उसके अधीन करीब करीब राजस्थान के जितने भी देवस्थान हैं उस सब की जिम्मेदारी उसकी है। उसमें गुरुद्वारे भी आते हैं, जैन टेम्पल भी इसी में आते हैं, और कई श्रेणियों के मंदिर हैं। एक वो हैं जो सरकार डायरेक्ट कंट्रोल करती है, कुछ ऐसे हैं जो कमिश्नर के अंडर में हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें जो राजस्थान सरकार की सहायता से चलते हैं, जिनमें ईयरली सहायता मिलती है। वैसे अगर ओवरऑल अपन देखें तो करीब करीब 65-66 हजार कुल मंदिर हैं, लेकिन जो देवस्थान के डायरेक्ट अंडर में है मंदिर 960-965 करीब करीब मंदिर हैं। हमारी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी ने मुझे इसकी जिम्मेदारी दी। उसके बाद में हमने सभी मंदिरों का अध्ययन किया और प्रमुख जो अपने मंदिर हैं, हमने ये विचार किया, ये प्रस्ताव रखा कि मंदिर जितने भी और पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो आमेर फोर्ट हो और जितने भी हैं राजस्थान, तो खैर पर्यटकों के लिए बिल्कुल राजस्थान बड़ा केंद्र जानी हुई स्टेट है। उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान मंदिरों का है, जहां पर पर्यटक ज्यादा संख्या में हर साल आते हैं। मैं तो ये कहूंगा, ताजमहल देखने वाले जितने व्यक्ति आते हैं उससे ज्यादा लोग धार्मिक पर्यटन है। कैला देवी जी का मंदिर है, सालासर, खाटू श्याम जी, नाथ द्वारा हैं, सामरिया सेठ है, जिनमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। अब बीकानेर कोलायत के मंदिर तक हर जगह लोग, हर जगह पर। तो ये बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेशन का, लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। हमने अभी 12 मंदिर निर्धारित किए थे जिनमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। ये तय किया कि इन मंदिरों का डेवलपमेंट उस स्तर पर हो जिस स्तर पर वैष्णो देवी का या तिरुपति बालाजी का डेवलपमेंट हुआ है, जहां आने वाला यात्री बार बार आने की विचार करे और उसको सारी सुविधाएं वो प्राप्त हों जो अभी नहीं है। उसको फोकस करते हुए हमने कंसल्टेंट तय किए जिन्होंने उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 12 मंदिर की बनाई है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी है। कल 18 तारीख को सचिवालय में हमने उन सभी लोगों को बुलाया जो मंदिर से संबंधित प्रबंधन में है, प्रशासन में है या विभिन्न जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट में हैं, कहीं ना कहीं पानी से, बिजली से, रोड से, उन सभी लोगों को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी को हमने आमंत्रित किया है। कल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, हम सब लोग सभी जगह गए। हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं अमरा राम जी, वो भी साथ थे,
पोटाराम जी हैं, लखावत जी, सारे प्रशासन को हमने बुलाया वहां पर। मंदिर ट्रस्ट के जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं उन सबको बुलाया, गांव के सरपंच और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबको बुला करके हमने उनके विचार जाने कि भाई मंदिरों के डेवलपमेंट में आप लोगों की क्या विचारधारा है, किस तरह से हम सब मिलकर मंदिरों का डेवलपमेंट करें। उन सब विचारों को सम्मिलित करते हुए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, कंसल्टेंट भी साथ थे हमारे। फिर उनके बाद उनसे डिस्कस किया, कल उन सबको बुलाया है कि इसमें कुछ भी अगर उनको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कुछ फेरबदल हो सकता है, वो करने के बाद हम उनमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इनका मैं पूरी उम्मीद है मुझे अगले महीने मई तक और जून तक हम निश्चित रूप से सब ये एक बड़ा प्लान है, चलिए सब 12 मंदिरों का। लेकिन शर्मा जी, जो बड़ी दुखद स्थिति है, देवस्थान विभाग के मंदिरों के पुजारियों का मानदेय का मामला हो, सेवा पूजा के लिए जो ठाकुर जी के भोग का मामला हो, वो भी संकट में है सब। वो राशि भी आपका बोर्ड उस स्थिति में नहीं दे पाता कि पुजारी का भी पेट भर सके और ठाकुर जी का भोग भी लग सके। अब आप देखिए, मैं आपसे वैसे नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि के रूप में इस विभाग में कार्य देख रहा हूं। पिछले 65 साल में आप जो इतिहास देखें आजादी के बाद से, सबसे कम ध्यान मंदिरों पे दिया गया है। पिछले 5 साल का आप इतिहास देखिए, जब हमारी दूसरी सरकार थी, दूसरी पार्टी की, मंदिरों में एक नए पैसे का विकास नहीं हुआ। अभी हमने पुजारियों की तनख्वाह जो है 1200 रुपए थी, उसको 3600 रुपए की है, और जो सहयोगी की तनख्वाह 800 रुपए थी, उसको भी 3600 रुपए तनख्वाह की है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और उनको नरेगा से कम है साहब ये फिर भी नरेगा से कम है, लेकिन 1200 और 800 रुपए से तो काफी ज्यादा है, 5 गुनी और 3 गुनी करीब करीब है। ये मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जितना हम नरेगा के मजदूर को देते हैं, उतना मंदिर के पुजारियों या उनके स्टाफ को भी नहीं दे पाते। जो पूजा के लिए हम लोग सामग्री और उसके लिए जो सहायता, आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिलती है, वो भी नगण्य ही है। लेकिन इतना विशाल तंत्र है, पर हमारे मुख्यमंत्री जी की मंदिरों के प्रति तंत्र, मंत्र, यज्ञ, हवन, पंडित, पुजारी, उनके प्रति काफी रुचि है। और आप पहली बार देखेंगे 35 करोड़ रुपए का मंदिर के डेवलपमेंट को बजट दिया है और 105 करोड़ रुपए 84 कोष की परिक्रमा के लिए दिया है, जो संभवतया मेरे ख्याल से अब तक के बजटों में सबसे ज्यादा बजट होगा। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री जी हम लोगों की कितनी श्रद्धा है, हम मंदिरों को वाकई में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। इन्हीं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अभी बीच में चला सारा मामला आया अभी तक वो, कि कुछ मंदिरों को, कुछ ट्रस्टों को सौंपने की बात थी, निजी हाथों में देने की बात थी। मैं कहूं कि अगर उसको आजकल की भाषा में कहें तो पीपीपी मोड पे जाने की भी चर्चाएं उठ करके आई। कुछ काम हो रहा है? अभी तक उस पर कोई ऐसा काम अब नहीं हो रहा है। हमने सुपुर्दी श्रेणी में कुछ मंदिर दिए थे जो पहले की सरकार ने दिए हुए हैं, जिनको डेवलपमेंट के लिए दिया है। मैं अभी हमारे कमिश्नर साहब के साथ गया था, श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, आपने देखा, हवा महल के ठीक सामने है। और अगर उस मंदिर को देखेंगे तो 9 चौक का मंदिर है, संभवतः जयपुर का सबसे विशाल मंदिर है। मुझे जानकारी में पता लगा कि इसमें जो सामग्री बची थी उससे मान टाउन बनाया गया। इतना विशाल मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। और कल्की महाराज, जो हमारे कल्की देवता का जिसका वर्णन कलयुग के अवतार, उनका एक ही हिंदुस्तान में मंदिर है जो वहां स्थापित है। उसकी दशा देखने के बाद मुझे लगा कि इतने भव्य मंदिरों की क्या हालत है। मैंने प्रपोजल भेजा हमारी सरकार को कि भाई इसको ठीक तरीके से देखा जाए और इंप्रूवमेंट किया जाए। चारों तरफ रोड है, दुकान है। इससे बात निकल कर के आती है कि देवस्थान विभाग के जो मंदिर है, उनकी जो संपत्तियां हैं, जिस तरीके से खुर्द-बुर्द हो रही है, कब्जे हुए पड़े हैं, अगर वो चीजें भी अगर देवस्थान बोर्ड जो है जिम्मेदारी से संभाल ले
कई मंदिरों की दशाएं बहुत ठीक हो जाएगी। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूं। हजारों बीघा जमीन है जो मंदिरों में है, सैकड़ों की संख्या में दुकान है। जयपुर में इतनी दुकान है, बिल्कुल बाजार है, राजस्थान में बाजार है पूरे। राजस्थान से बाहर इतनी भव्य और इतनी कीमती प्रॉपर्टी है, चाहे आप उत्तरांचल में देख लें, उत्तराखंड में है, बॉम्बे में हमारे मंदिर हैं, औरंगाबाद में हमारे मंदिर हैं, दिल्ली में हमारे मंदिर हैं, बनारस में मंदिर हैं, करीब करीब नैनीताल में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। आपका उत्तर काशी से और गंगोत्री के बीच में जमीन है, हजारों क्या अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। उस संपत्ति के व्यवस्था के लिए, उसका डिजिटाइजेशन करने के लिए हमने एक प्रपोजल भेजा है। हम निश्चित रूप से निकट भविष्य में आप पाएंगे कि हम चाहते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी ऑनलाइन हो ताकि कोई भी आदमी देख सके। हमने ये किराएदारी जो कानून का उपयोग भी अगर करके, अगर देवस्थान विभाग अगर कानूनी लड़ाई भी लड़ने लगे तो उन संपत्तियों के किराए से आपका पूरा बोर्ड का बजट चल सकता है। बजट बिल्कुल चल सकता है। आज भी 2 रुपए, 2.5 रुपए, 12 रुपए, 18 रुपए और 22 रुपए के किराए पे आपके करोड़ों की दुकानें किराए पे चल रही है। नहीं, कई जगह मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप देखेंगे कि एक किराएदार को जो किराए पे दी हुई है, सबलेट हो गई, वो उसने फिर सबलेट की हुई है, फिर उसने भागे सब, वो पगड़ी उठा रहे हैं करोड़ों रुपए की। निश्चित रूप से इतनी अथाह संपत्ति है, उसके लिए हमने प्रपोजल भी भेजा है। हम उस पर पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि इस प्रॉपर्टी को एक बार कम से कम जनरल पब्लिक के सामने वो एक वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध हो। हालांकि तुलना करनी नहीं चाहिए शर्मा जी, लेकिन मैं कार्यप्रणाली की जब बात करता हूं, वक्फ बोर्ड, आपका जो बोर्ड देवस्थान बोर्ड है, उसके मुकाबले कहीं ज्यादा सदावा और काम करने की प्रक्रिया उसकी ज्यादा ठीक आती है, क्योंकि वो संपत्तियों को लेकर के वो बड़ा जागरूक है। हम नहीं है। मैं सहमत हूं इस बात से। कैसे ठीक करोगे साहब? ठीक जिम्मेदारी आपकी है, देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष आप हो। नहीं, हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से लग रहे हैं, क्योंकि कई सारी अंदरूनी ऐसी व्यवस्था जो चली आ रही है उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम काफी सारे काम हमने ठीक किया। देखिए, रामदेवरा में काम चालू कर दिया है, बूढ़े पुष्कर में भी काम चालू किया है, आपके मातृकुंडिया में काम चालू कर दिया, बेनेश्वर धाम का काम हम हाथ में ले रहे हैं, सालासर का खाटू श्याम जी है, मेहंदीपुर बालाजी का हम ले रहे हैं। कल मीटिंग में आप देखेंगे कि इन सब मंदिरों के बाद हमने एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनके बाद एक डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर हाथ में लेकर के उसका पूर्ण जीर्णोद्धार होना चाहिए। शर्मा जी, बात में वापस उन्हीं संपत्ति और उन्हीं जमीनों की करूंगा जो कि आपके बोर्ड के तहत आती है। मंदिरों से जो लगी हुई जो भूमियां हैं, आपके विभाग में मुझे नजर आता है कि जो आपके आयुक्त, उपायुक्त और नीचे के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो केवल एनओसी देने का काम करते हैं साहब। माइंस के लिए कोई सिफारिश आ गई तो माइंस की परमिशन दे दी, उससे क्या बोर्ड को फायदा होने वाला उसकी कतई चर्चा नहीं। बीच में तो जमीनों को बेचने का और उसकी एनओसी देने का बहुत बड़ा खेल हुआ, इसको भी ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल ये नजर में है, बहुत ठीक करने की गुंजाइश है, बहुत ठीक करने का हम कोशिश में लगे हुए हैं। पूरी तरीके से प्रयासशील है। स्टाफ की भी काफी शॉर्टेज है मंदिरों में, पुजारियों की, असिस्टेंट कमीशन भी बहुत कम है, कई रिक्त पद हैं जिनको भरने के लिए भी हमने प्रपोजल दिया है, रिक्वेस्ट की है भाई इनको ऑडिट के लिए। मैंने ये भी प्रपोजल भेजा है सरकार को कि हम वकीलों का, चार्टर्ड अकाउंट का एक पैनल बनाएं और उसमें से सिलेक्टेड लोगों को भेज करके ट्रस्टों का ऑडिट कराएं। और लगभग 6,500 ट्रस्ट होंगे आपके पास? कितने? 7,500 ट्रस्ट। स्टाफ तो मुझे नहीं लगता इतना होगा जो ट्रस्टों को संभाल सके। अभी असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है तो वो संभालने की स्थिति में होते नहीं है। तो मैंने प्रपोजल भेजा है कि भाई आप एक पैनल हम लोग बना दें, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी, वकीलों का भी, क्योंकि बहुत सारे लिटिगेशन चले हुए हैं जो कोर्ट में केस हैं। वकीलों में तो कम से कम पैनल में से ले लें, पैनल उनमें से अच्छे वकील केस को लड़े डिपार्टमेंट की तरफ से,
और वही चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो उनका ऑडिट व्यवस्थित तरीके से कर सके। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक प्रपोजल मैंने रिक्वेस्ट करके भेजा हुआ है। इन्हीं से जुड़ के सब अब बड़े मंदिरों की बात करें, सालासर धाम हो, खाटू श्याम जी हो, इन सारे मंदिरों में सब आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। पूरे देश से वहां चढ़ावा आता है, लेकिन श्रद्धालुओं की सेवा, श्रद्धालुओं की सुविधा, उन सबको लेकर के चीजें नगण्य है। वो जिम्मेदारी लगभग सरकार निभाती है। अभी कैसे ठीक हो कि वो जो आमदनी आ रही है वो उस श्रद्धालु के लिए उसका उपयोग हो पाए। दूसरा, वहां वो सुरक्षित ढंग से पूजा अर्चना कर सके। अब आप खाटू श्याम जी का उदाहरण लीजिए। मंदिर का मुद्दा कितने लंबे समय से लंबित पड़ा है। भव्य मंदिर बनना चाहिए, श्रद्धालु भी तैयार है, सहयोग के लिए भी पूरा कलकत्ता से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो व्यापारी हैं सब लोग काम करने को तैयार है, लेकिन अड़चने हैं, काम नहीं होता। इसका जो मेजर कारण जो मैंने स्टडी किया है, जितने आप मंदिर देखते हैं, ये चाहे खाटू श्याम जी हैं, सालासर जी हैं, बेनेश्वर धाम है, चाहे आपका मेहंदीपुर बालाजी है, कैला देवी का मंदिर है, चार भुजा जी का मंदिर है, चौथा बरवाड़ा है, कोई भी मंदिर आप देख लिए, उनकी ज्यादातर की जमीनें पंचायत के अंडर में आती हैं। लोकल जो व्यवस्था है वो पंचायतों के जिम्मे होती है। उस गांव के तरक्की की, गांव के सुधार की पंचायतें उतना काम कर नहीं पाती है। बजट का कंस्ट्रेन होगा। मंदिर का जो पुजारी है या मंदिर का जो प्रबंधन समिति है या जो ट्रस्ट है, वो मंदिर की देखभाल तो करता है, लेकिन गांव की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है, करते भी नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनको हमने लिया है, ताकि उन सबको पंचायत और प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलके हम गांव के आसपास का डेवलपमेंट कर सकें। क्या ये जो कदम है, ये कदम क्या बड़े मंदिरों को सरकार के तहत अधिग्रहण करने की दिशा में और कदम है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। उस गांव की जहां पर मंदिर स्थित है वहां तक पहुंचने का, पर्यटकों की सुविधाओं का, यातायात के साधनों का, शेल्टर्स का की जिम्मेदारी उस मंदिर नहीं वहन कर पा रहा है, तो सरकार उनको सुविधा प्रदान करके डेवलप करके देती है। और हमको एश्योर किया मंदिर के प्रबंधन कमेटी वालों ने कि मंदिर का नक्शा आप हमें दे दीजिए, हम बनाएंगे। जैसे मेहंदीपुर बालाजी वालों से भी हमारी मीटिंग थी, करफिल मीटिंग है, और उनका सब ये डेवलपमेंट, बाईपास, ये सब हम लोग हाथ में ले रहे हैं। मंदिर वो खुद निर्माण करना चाहते हैं, उसमें उनसे हमसे भी सजेशन मांगे। अब इन सब के बीच में से अगर मैं और आगे अगर बढ़कर के मैं मंदिरों की बात करूं, मंदिरों के प्रबंधन की बात करूं, पहली बार आपकी वसुंधरा जी की सरकार ने सामूहिक पूजा, मानसून के अच्छी आवक के लिए पूजा, ये करके ध्यान दिया मंदिरों पे कि भाई चर्चा में आए, लोग जाएं आए, उनकी व्यवस्थाएं ठीक हो। ये चीज भी अगर नियमित हो जाए, सरकार की इतनी सक्रिय भूमिका अगर नजर आने लगे, तो मंदिरों की दशा उससे भी ठीक हो जाएगी। देखिए, मैं इस पर बहुत विचार करता हूं, क्योंकि मैं भी ईश्वर में बहुत विश्वास करता हूं, और हमारी संस्कृति ये कहती है कि आप जैसे हम जलाशय बनाते हैं, डैम बना देंगे, नदियों को भी जोड़ देंगे, लेकिन पानी किसी सरकार में वर्षा का लाना हाथ में नहीं है कि आप और मैं चाहें कि भाई बिल्कुल पानी उत्पादित नहीं हो सकता, पानी का केवल प्रबंधन हो सकता है। जिसके हाथ में प्रकृति के में है ये, उसका माध्यम यही है कि हम उनको, जो हमारी पुरानी प्रूवन रीति रिवाज हैं, उसमें यज्ञ है, हवन है, वर्षा के लिए करने, अगर हम करना चालू कर दें हर साल हों, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ये एक माध्यम हो सकता है वर्षा को लगातार लाने का और आने का। क्योंकि ये हमारे पुराने जितना भी इतिहास उनमें है, साहब जब बरसात नहीं होती तो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, बरसात ले आते थे, वो आज भी है। आप जलाशय बना देंगे, मतलब आप मान के चल रहे हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान आप ऐसा कुछ कर पाएंगे जो कि इस प्रदेश के जो मंदिर हैं उनकी दशा और दिशा ठीक होगी। मैं निश्चित रूप से पूरे प्रयत्न में हूं और उम्मीद करता हूं ये निश्चित रूप से हम लोग कर पाएंगे। आपके बारे में अगर कुछ साल पीछे तक जाएं तो ना आप कांग्रेस के ना बीजेपी के, अचानक से बीजेपी में आपका
मैं कहूँ अभ्युदय हुआ, उत्थान हुआ और आज राज्य मंत्री स्तर तक का आपको पद मिला, ये क्या गणित है? कांग्रेस के भी आप बहुत करीबी रहे, भाजपा के लिए आप आज बोर्ड के एक अध्यक्ष हैं। देखिए, मैं क्या हूं पहले आपको बता दूं। मैं शुरू से एक सामाजिक प्राणी रहा हूं और राजस्थान में ब्राह्मणों का मैंने प्रतिनिधित्व पिछले मैं 15-20 साल से लगातार कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, बिना किसी स्वार्थ के मैं लगातार जुड़ा हूं और जो मेरे से बेहतर हुआ मैंने किया है, मैं करता रहा हूं। मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए मैं व्यापार भी बिल्कुल अच्छा एस्टेब्लिश व्यापार है। मुझे लगा मेरे सबसे अच्छे संबंध रहे, ऐसा नहीं मैं आपकी बात से भाई किसी से मेरे संबंध जो भी सरकार रही बिल्कुल उन सबसे हमारे संबंध रहे, क्योंकि संबंध और पार्टी दोनों अलग अलग चीज है। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी का जो काम करने का उनका तरीका है, जो समर्पण है, जो मेहनत वो करती हैं और जो उनका विजन है, वो निश्चित रूप से इस देश को, प्रदेश को बहुत आगे ले जाने की उनकी सोच है। आगे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का आप अपना भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि दौसा के इलाके से आते हैं, ब्राह्मण समाज के आप प्रतिनिधि हैं और दौसा तो ब्राह्मणों का लंबे समय से गढ़ रहा है साहब। देखिए, चुनाव अगर मेरी इच्छा होती तो मैं कभी का चुनाव लड़ सकता था। बहुत सारे ऐसे मौके आए, बहुत कहा, लेकिन मैंने कभी चुनाव लड़ने के विषय में सोचा भी नहीं। कई बार प्रपोजल आए, नाम भी आया होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने कभी उस तरफ विचार किया नहीं चुनाव। और आगे राजनीति का जो भविष्य है, ये देखिए निश्चित रूप से मान के चलती, हम तो कमिटेड लोग हैं, जहां बंध गए वहां साथ हो गए। और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी कार्यशैली, उनके विचार इस देश को आगे ले जाने के लिए जिस तरह पूरा भारतवर्ष देख रहा है, पूरा संसार ही देख रहा है, मैं भी निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि उनके साथ में मुझे काम करने का अगर मौका मिलेगा और मिल रहा है, मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि भाई उनका शासन लगातार चलता रहे। वो इस देश के लिए सबसे जरूरी और मैं समझता हूं उपयुक्त है। चलिए साहब, आखिरी सवाल, आज के 10 साल या 15 साल बाद में शर्मा जी खुद को राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में कहां पाते हैं, कहां देखते हैं? मैं आज भी बहुत संतुष्ट हूं और मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा, मेरा एक ही फॉर्मूला भी एक ही है, अगर ईश्वर ने मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दिया है तो अपने प्रति, मेरे परिवार के प्रति और समाज के प्रति और देश के प्रति भी मेरी उतनी ही जिम्मेदारी है, जो मैं मन से भी महसूस करता हूं और मैं अपनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हुए करता रहा हूं। चलिए साहब, हमारी शर्मा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने निजी, सामाजिक और जो जिम्मेदारी मिली है उस जीवन में सफल हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज़।